हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर। आज है 2 मई। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई को क्या मनाया जाता है आप सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे हम मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, हम कब मनाते हैं? हर साल 1 मई को मनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी थीम। तो हमारी 2024 की थीम क्या रही है? थीम देख लेते हैं। देखिए थीम रही है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। देखिए ये रही है हमारी 2024 की थीम। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। 2023 को एक बार देख लेते हैं। 2023 की थीम क्या रही है? वैसे तो अपडेट ईयर की पूछी जाती है, लेकिन एग्जाम्स में 23 की भी पूछी जा सकती है, इसलिए हम जब थीम्स की बात करते हैं, इंपोर्टेंट थीम्स की, तो हम दोनों ईयर लेके चलते हैं। एक तो ये वाला प्रेजेंट 2024, और हम प्रीवियस भी ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो एक बार आप नजर मारेंगे तो आपको याद रहेगा। 2023 की थीम क्या रही है? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ठीक है, तो देखिए इसका हम इतिहास जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1889 में। कहाँ से हुई? यूरोप से हुई थी। तो क्या हुआ था, 1886 में अमेरिका में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहां मजदूरों ने ना एक प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केवल 8 घंटे काम करेंगे। तो उन्होंने डिमांड रखी थी कि हम केवल 8 घंटे काम करेंगे। तो देखिए उससे पहले क्या होता था, मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उनसे दिन रात काम करवाया जाता था और उन्हें ऐसी जगह रखते थे जो बहुत ही मलिन, बहुत ही गंदी जो बस्तियां थी, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी गलियां इतनी पतली होती थी और वो इतनी गंदी होती थी कि वो बीमार होते रहे, मरते रहे, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। बहुत बुरी स्थिति थी मजदूरों की। वास्तविकता यह है कि वो ना तो अपनी समस्या किसी से बता सकते थे, ना ही उनकी कोई सुनता था। उनके साथ मारपीट अलग होती थी, और उससे पहले तो और भी बुरी स्थिति थी। उन्हें जंजीरों में बांध के रखते थे, काम करवाते थे, जंजीरों में जकड़ के रखते थे। मतलब जानवर भी उनसे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में थे। जानवरों का मतलब मजदूरों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता था। तो 1886 में पहली बार मजदूरों ने प्रदर्शन किया, इन्होंने आवाज उठाई और इन्होंने कहा कि हम अब 8 घंटे काम करेंगे, हमें भी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो तब से ये मजदूर दिवस 1886 में इन्होंने आवाज उठाई, और 1889 से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत में क्या हुआ। तो भारत में मजदूर दिवस कब से मनाते हैं हम मनाते हैं 1 मई 1923 से। देखिए विश्व में तो मनाया गया है 1889 में, और भारत में मनाया गया है 1923 से। भारत में हम कब से मनाते हैं? 1923 से। और शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? भारत की बात कर लेते हैं, ये हुई थी चेन्नई से। ये फैसला किसने लिया था? देखिए ये लिया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया था। भारत में शुरुआत कहाँ से हुई? चेन्नई से। और यूरोप विश्व की बात कर लेते हैं, विश्व में शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप से। ठीक है, तो देखिए ये रिलेट करके पढ़ा करें तो आप ज्यादा चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये कहाँ से हैं? ये छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में जो कोयला खदान की जो नीलामी थी, उसके बाद इसके हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए हसदेव अरण्य जो वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है हसदेव अरण्य वन क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में है। और इसे इस वन क्षेत्र को, हसदेव अरण्य वन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो देखिए वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन फिर भी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह है हसदेव अरण्य वन क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए पुरस्कार का नाम क्या है?
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं। देखिए यदि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार घोषणा हुई 1990 में। दिया किसके माध्यम से जाता है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंडिया में किसे मिला? ये मिला मेधा पाटकर को 1992 में मिला था। 1889 में तो इसकी शुरुआत हुई थी और तीसरे वर्ष ही 3 वर्ष में ये किसे मिला? भारत की मेधा पाटेकर को। ठीक है। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये भारत की ये पहली भारतीय थी, ना कि महिला। महिला तो थी ही पहली, परंतु ये पुरस्कार पाने वाली वो भारतीय पहली थी। किस लिए इन्हें मिला था? इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी और इन्होंने गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम बना था उसके निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई थी, लोगों को संगठित किया था। देखिए डैम बनाने से क्या होता है, जब हम बहुत बड़ा बांध बनाते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है। जिस कारण उन्होंने आवाज उठाई पर्यावरण को लेकर कि ये पर्यावरण के विरुद्ध है, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है। अब हम जान लेते हैं ये क्या है। तो देखिए ये विजेता हैं, किस किस को ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए मार्सेल गोम्स हैं, ये ब्राजील के हैं। दक्षिण और मध्य अमेरिका से ये पुरस्कार इन्हें मिला है। बात आती है मुर्रावाहा मरुची जॉनसन, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र के लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला है। आलोक शुक्ला की बात कर लेते हैं, ये भारत से हैं और एशिया महाद्वीप के लिए ये आलोक शुक्ला को मिला है। आगे देखते हैं टेरेसा विंसेंट, ये स्पेन के हैं और यूरोप के लिए ये टेरेसा विंसेंट को मिला है। एंड्रिया विटोरे की बात कर लेते हैं, यूएसए से और उत्तरी अमेरिका से ये इन्हें मिला है। आगे देख लेते हैं नॉनहले मुबुथुमा और सिनेगुगु जुकुलू, ये साउथ अमेरिका के हैं और अफ्रीका से ये इन्हें मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको पढ़ने से पहले इसलिए हमने पहले इसको कवर किया, ये चीज समझ आ गई तब आप ये पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA, जिसे हम कहते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे IREDA, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो IREDA है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए पहले एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। जान लेते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है और 3 हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको, इनको दर्जा दिया गया है। जान लेते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरडा और हुडको को मिलाकर भारत में अब 19 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। इससे पहले जो कंपनियां थी वो 17 थी। अब इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किस किस को? इरडा और हुडको को। इरडा तो ये लिखा ही है, ये हो गई इरडा और हुडको। हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो देखिए अप्रैल में क्या है आपको पता ही है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, ये 17वीं कंपनी थी और अब दिया गया है इरडा और हुडको को। चलिए जान लेते हैं इरडा के बारे में। ये क्या है? इरडा जो है ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्यम है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय है इसका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है। अब हुडको की बात कर रहे हैं हम। हुडको जो है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ठीक है। 19वीं कंपनी बनी है ये। चलिए एक बहुत ही चर्चित विषय क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो देखिए जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो संबंधित है हमारी वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से। तो देखिए अभी जो चर्चित विषय है वो क्या है, इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ब्रिटेन की अदालत में ये एक्सेप्ट किया है कि कोविड-19 की उसकी जो वैक्सीन है उससे टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीटीएस क्या होता है? ये होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम।
ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इनसे क्या क्या हो सकता है? टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसमें गंभीर समस्याएं एक साथ हो सकती हैं, जैसे खून के थक्के यानी क्लॉट्स बन सकते हैं आपके शरीर में, और प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो लगातार कम हो सकती है। ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, जिससे इंसान की जान जाने का पूरा खतरा है। तो देखिए, ये जो वैक्सीन बनी थी, ये जो हमें ड्यूरिंग कोरोना सभी को वैक्सीन लगाई गई थी, क्योंकि कोरोना से बचना भी जरूरी था। तो उस समय जो लगाई गई थी वैक्सीन, उनसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इससे क्या हो सकता है, आप ये याद रखिएगा, ये क्या सिंड्रोम हो सकता है? ये है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि इससे हमारे शरीर में दो गंभीर बीमारियां, समस्याएं एक साथ हो सकती हैं। इससे हमारे शरीर में खून के धब्बे, ब्लड क्लोट्स बन सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, देखिए अब हमारी बात कर लेते हैं कि हमने जो कोविशील्ड हमें ड्यूरिंग कोरोना लगाई गई थी, तो ये जो थी, ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की यही वैक्सीन थी जिसे हम कोविशील्ड के रूप में यूज कर रहे थे भारत में। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड की और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी जिसे हमने यूज किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप ने भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो देखिए जान लेते हैं। पुरुष युगल में तो आपको पता है, भारतीय जोड़ी ने श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने मालदीव को हराया है। ठीक है, तो देखिए पुरुष जोड़ी की बात करें तो हम यहाँ दोनों आंसर एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो पुरुष ने तो गोल्ड जीता है। ठीक है, तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं ने क्या किया है, भारत की आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन, देखिए ये दो खिलाड़ी रही हैं, एक जोड़ी ये है, इन्होंने फाइनल में भारत की ही रश्मि कुमारी और के नागाजोथी को हराया है। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल में हराया है, तो ये मेडल गोल्ड इनको जाता है। ठीक है, बात करते हैं एशियाई कैरम चैंपियनशिप की। इसके आयोजन करता है एशियन कैरम फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में बनाया जा रहा है। अमीरात्स में कहाँ बनाया जाएगा? ये दुबई में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इस हवाई अड्डे का नाम होगा अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस पे वर्ष में लगभग 26 करोड़ लोग यात्रा करेंगे इस एयरपोर्ट से। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है तो देख लेते हैं, राजधानी यहाँ की अबू धाबी है, प्रधानमंत्री यहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो देखिए जो नीलगिरी तहर है, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है, तमिलनाडु का। चलिए, तो ये क्या है, सर्वेक्षण जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन संगठनों के सहयोग से ये किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? इस लुप्तप्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना। नीलगिरी तहर तमिलनाडु और केरल राज्य के नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ रहता है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी तहर है। ठीक है, कहाँ कहाँ रहता है? नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी जो घाट है उसके दक्षिण में रहने वाला ये एक जंगली प्राणी है। बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये कब हुआ था? 1972। इसकी सूची 1 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। IUCN की बात कर लेते हैं। इसके अनुसार ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसके लिए इसे बचाया जा रहा है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना नौसेना में रैमपेज मिसाइलों को शामिल किया गया। रैमपेज मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो देखिए ये जो हैं, ये हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल है ये। तो देखिए आपको पता ही हो गया कि जो रैमपेज मिसाइलें हैं ये शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इनको विकसित किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको इजराइल ने विकसित किया है और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? देखिए जो एक मैक है, एक मैक का मतलब होता है ध्वनि की गति के बराबर।
ध्वनि की गति के बराबर जो डिस्टेंस है उसे हम 1 मैक कहते हैं, और वो कितना होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। तो जो 343 मीटर प्रति सेकंड है ये ध्वनि की गति के बराबर हो गया, ठीक है, ध्वनि की गति के बराबर। परंतु जो सुपरसोनिक है उसका तात्पर्य है 1 मैक से अधिक, यानी कि ये ध्वनि की गति से तेज चलने वाली है। जो ध्वनि की गति से तेज चलती है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक हो गई वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको नाम से पता चल गया होगा कि जो शेरगढ़ है ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। बात कर लेते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है, ठीक है। तो ये शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए ये शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के 12 जिले में। राजस्थान के सीएम की बात कर लेते हैं, भजनलाल शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कहता है कि 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको पता है ये 64th स्थापना दिवस था, ठीक है। तो गठन आपको पता है 1 मई 1960 को हुआ। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा इन राज्यों को अलग अलग कर दिया गया था। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल यहाँ के श्री रमेश बैस हैं। गुजरात की बात करते हैं, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की क्लास में इतना ही। देखिए हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है ये 8 AM पर आती है, डेली सुबह 8 बजे आती है, परंतु कभी कभी कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है जिस कारण हम ये क्लास सुबह 8 बजे आपको नहीं दे पाते। तो उस दिन यदि उस दिन हम क्लास नहीं दे पाएंगे, वैसे तो कोशिश करेंगे हम शाम तक या लेट नाइट तक हम ये क्लास अपलोड कर दें, परंतु 1% नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट डे हम ये क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। बाकी क्लासेस भी हमारी चली हुई हैं, यूपी स्पेशल सीरीज हमारी चली हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जीके जीएस की एक सीरीज चली हुई है, ठीक है, वो 40 क्वेश्चंस की क्लास है जो हमारी डेली डलती है रात को 8 बजे, ये हमारी 8 PM पर डलती है। और जो हमारी यूपी स्पेशल है ये सुबह 10 AM पर आती है, हमारी सुबह 10 बजे डलती है, ठीक है। तो हमारी कंटिन्यू क्लासेस आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए क्लासेस बनाई जा रही हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।